हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अक्सर ही आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 49 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है। बोला है अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पे खरीदती है। विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है और क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य का 7/10 है। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो माना कि विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। विक्रय मूल्य को हम लोग एसपी से दर्शाते हैं, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपया हो गया। अच्छा, विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पे वस्तु को खरीदी है, सैंडल को खरीदी है यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाएंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो खरीदी है सैंडल को कितना में? विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य में। विक्रय मूल्य हम लोग माने हैं 100 रुपये, तो 100 का आप निकाल लीजिए 7/10, यह इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में 7 से गुना करेंगे 70, 70/1 यानी कि 70 रुपये। तो इस सैंडल का क्रय मूल्य आपका 70 रुपये हो गया। सैंडल का विक्रय मूल्य हम लोग 100 रुपये माने क्योंकि यहाँ बोल रखा था कि सैंडल को जो है वह विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य में खरीदती है। तो विक्रय मूल्य 100 रुपया माने, विक्रय मूल्य का 7/10 निकाले, इससे क्रय मूल्य निकल गया। अब बोला है कि इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है। देखिए विक्रय मूल्य जो भी है ना अभी इससे 10% अधिक कीमत पर बेच देती है। तो 100 से 10% ज़्यादा में यानी कि कितना में बेच देती है? 110 रुपये में। यानी जो नया विक्रय मूल्य है वो आपका 110 रुपये है। सामान 70 रुपये का है, इसको आप बेच रही है कितना में? 110 में। बोला है कि इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक में, तो विक्रय मूल्य 100 है ना, इससे 10% ज़्यादा में, तो 100 से 10% ज़्यादा में यानी कि 110 में बेच देती है। अब हमें बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमें सीपी मालूम है, एसपी मालूम है, तो प्रतिशत लाभ हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ देखिए यहाँ पे कितना का होगा? 70 रुपये का सामान 110 में बिक रहा है, मतलब कितना ज़्यादा में? 40 ज़्यादा में। तो 40 का लाभ हो जाएगा। अब 40 का लाभ हुआ है कितना के वस्तु पर? 70 के वस्तु पर। तो बट्टा में 70 लिखेंगे और परसेंटेज के लिए हम लोग गुना करेंगे 100 से। ठीक है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, इससे प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। काटिए, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 100 में 4 से गुना करेंगे 400/7%। 400/7%, 7 से इसमें आप भाग करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। 7 पंचे 35, यहाँ 5 बचेगा 50, 7 सते 49, 1 बचा, पॉइंट डालेंगे तो उसके ऊपर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 चौके 28 यानी कि 57.14%, 57.14% का लाभ इस सौदे में अनुषा को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। यानी हमें यह बताना है कि 512 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समझिएगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर हम लोगों से यह पूछा जाता कि 16 के ऐसे कितने गुणक है, यानी ऐसे कितने गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 16 के सभी गुणनखंड। 16 के गुणनखंड यानी कि 16 को काटने वाली सभी संख्याएं। तो 16 को काटने वाली संख्या देखिए कौन कौन होगा। 1 तो काटेगा 16 को, क्योंकि 1 तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है। इसके अलावा 2 भी काटेगा 16 को, 4 भी काटेगा 16 को, 8 भी काटेगा 16 को और खुद 16 भी काटेगा 16 को। तो कुल मिला के 16 को काटने वाली संख्या कितना हो गया? 4। 1 2 3 4 5 हो गया। 5 ऐसी संख्या है जो कि आपका 16 को काटेगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 16 को काटने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है, तो इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या आप काउंट करिए, छांटिए कि कौन कौन होता है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जो किसी के वर्ग करने पर आता हो। जैसे 1 तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि 1 के वर्ग करने पर आता है। 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि 2 के वर्ग करने पर आता है। 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि 4 के वर्ग करने पर आता है। 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि यह किसी के वर्ग करने पर नहीं आता है। 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि यह किसी के वर्ग करने पर नहीं आता है। तो अगर आपसे पूछे हम कि 16 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर होगा 1 2 और 1 3, यानी 16 को काटने वाली 3 ही ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। अच्छा, छोटा संख्या रहेगा तब इस तरह से आप काउंट करिएगा।
लेकिन बड़ा संख्या रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसी से हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। 16 को आप क्या करिए ना कि प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िए 8, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या में तोड़िएगा। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं और एक के अलावा और किसी से न कटे, जैसे 2 3 5 7, 2 से तोड़िए 8, फिर 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से इसको तोड़िए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नहीं टूटेगा तो इसको अरेंज करके लिख लीजिए, 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार, तो 2 का पावर आप 4 लिखिए। अच्छा 2 के पावर 4 से हम कैसे पता करेंगे, या 16 के लिए लिखे हैं 2 का पावर 4, इससे कैसे पता करेंगे कि इसको काटने वाली कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 के पावर 4 कहने का मतलब कि 16 जो है वह 2 के पावर 0 से लेकर के 2 के पावर 4 तक के सभी संख्या से कटेगा। तो हमें केवल पूर्ण वर्ग लेना है, तो 2 का पावर 0 पहला पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे। उसके बाद देखिए 2 का पावर 1 नहीं, क्योंकि 2 का पावर 1 लेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा। हम क्या लेंगे, अब 2 का पावर 2 लेंगे, और अब 2 2 के अंतर पर अब क्या लेंगे, 2 का पावर हम लेंगे 4। अब क्या लेंगे, अब आगे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 4 तक ही संख्या है। देख लीजिए 2 का पावर 0 कितना 1, 2 का पावर 2 कितना 4, 2 का पावर 4 कितना 16, यही सब संख्या आ गया। तो इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3, 16 को काटने वाली कुल 3 संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है। उसी तरीके से हम 512 के लिए निकालते हैं। अब 512 को आप क्या करिएगा, प्राइम नंबर में तोड़िएगा। तोड़ लीजिए फटाफट से, 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो आधा होता जाएगा, 512 का आधा 256, फिर 2 से तोड़िएगा 128 हो जाएगा, पुनः 2 से तोड़िएगा तो यह 64 होगा, पुनः 2 से तोड़िए यह 32 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 16 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, पुनः 2 से तोड़ेंगे तो यह 4 होगा, और फिर से 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार आया है तो 2 का पावर 9 लिखेंगे, यह आपका अरेंज हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी संख्या दिया जाए उसको प्राइम नंबर में तोड़िए, और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद अरेंज करिए, अरेंज करिए। अब 2 का पावर 9 आने का मतलब है कि 512 2 के पावर 0 से लेकर के 2 के पावर 9 तक के सभी संख्या से कटेगा। तो हमें केवल पूर्ण वर्ग संख्या छांटना है। तो देखिए 2 का पावर 9 तक में पहला 2 का पावर 0 पूर्ण वर्ग होगा, उसके बाद 2 का पावर 2, 2 2 के अंतर पर, उसके बाद 2 का पावर 4, उसके बाद 2 का पावर 6, उसके बाद 2 का पावर 8, देखिए उसके बाद अगला 2 का पावर 10, तो 9 के पहले ही रुक जाना है, यानी 2 का पावर 8। तो कुल मिला के देख लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसा संख्या है, कुल मिला के 5 ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग होते हुए भी 512 को काटेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 5 होगा, यानी 512 को काटने वाली कुल 5 संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, कच्चे माल पर 25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 रुपये देता हो, कुल वेतन कितना देता है 65,000 रुपये। देखिए रुपए के रूप में कुल वेतन कितना देता है 65,000 रुपये। आप देखिए तो परसेंटेज में कुल वेतन दे रहा है क्या, वेतन पर 65% खर्च करता है, तो रुपए के रूप में वेतन 65,000 रुपये देता है, जबकि परसेंटेज के रूप में 65% देता है। रुपए के रूप में वेतन 65,000, जबकि परसेंटेज में 65%। 65,000 में 65 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा, ठीक है। रुपया वाला वैल्यू में परसेंटेज से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, उसका विपणन पर खर्च कितना। तो देखिए विपणन पर खर्च कितना है 10%, यानी 10% का मान पूछा है तो हम 10 से गुना करेंगे। मतलब हमें क्या करना है ना कि जितने प्रतिशत का मान देगा उससे करेंगे भाग, और जितने प्रतिशत का मान पूछेगा उससे करेंगे गुना। यहाँ पे देख लीजिए 65% का यह मान दिया है, क्योंकि कुल वेतन 65,000, परसेंटेज में 65%, तो 65,000 65% का मान है, 65 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें विपणन पे खर्च बताना था, विपणन पे खर्च कितना 10% का मान, तो हम गुना करेंगे 10 से। तो जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे हमें क्या करना है, गुना करना है। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 65 से काटेंगे 65,000 को तो क्या बचेगा आपका 1,000, और 1,000 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हो जाएगा। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% इतिहास में, और दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो।
गौर से देखिए क्या बोला है, 65% छात्र जो है वह सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में पास किया है, 60% इतिहास में पास किया है और 40% दोनों विषय में पास किया है, मतलब कि सोशल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी। हमसे पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, जबकि 90 छात्र जो है वह दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, यानी 90 छात्र दोनों विषय में फेल है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले देख लीजिए, एक वेन डायग्राम तो हम बनाएंगे सामाजिक विज्ञान के लिए यानी कि सोशल साइंस के लिए, और दूसरा वेन डायग्राम हम बनाएंगे इतिहास के लिए। एक आपका हो गया सोशल साइंस के लिए और एक वेन डायग्राम जो है वह आपका इतिहास के लिए हो गया यानी कि हिस्ट्री के लिए। यह सामाजिक विज्ञान का और यह आपका इतिहास का। जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व करिए तो सबसे पहले जो कॉमन वाला डाटा है उसको आप लिखिएगा, यानी जो दोनों में पास होगा पहले उसको आपको लिखना है। तो 65% सामाजिक विज्ञान में यानी कि इसमें 65% आना चाहिए, इसमें 60% आना चाहिए, दोनों विषय में 40। अच्छा दोनों वाला सबसे पहले, दोनों विषय में कितना 40, इसको सबसे पहले आप लिखिएगा। और गौर से देखिए कि यह 40 कहाँ लिखे हैं आप, यह 40 सोशल साइंस में भी है और हिस्ट्री में भी है, इस वेन डायग्राम में भी है और इस वेन डायग्राम में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दोनों में पास होगा उसको आपको लिखना है। अब बारी बारी से प्रत्येक का लिखिए। 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में 65%, तो सोशल साइंस में पहले से कितना है 40, शेष कितना बचा 25। देख लीजिए 40 और 25 मिला के 65% कुल पास हो जाएगा सोशल साइंस में। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में यानी कि सोशल साइंस में 65 छात्र हो गया, लाल वाले वेन डायग्राम में 65 छात्र हो गया। आगे 60% इतिहास में, इतिहास में कितना होना चाहिए 60%, कितना है 40, 20 और, तो इतिहास में पास का संख्या हो गया आपका 60%। गौर से समझिएगा, सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक विज्ञान में कुल पास कितना 65, लेकिन केवल सामाजिक विज्ञान में 25। उसी तरह से हिस्ट्री में पास कितना 60, लेकिन केवल हिस्ट्री में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आया है डाटा, 25% केवल सोशल साइंस में, 40% दोनों में और 20% केवल हिस्ट्री में। तो कुल पास का संख्या कैसे निकलेगा, जब हम सबको जोड़ेंगे तो 25 और आपका 40 कितना हो जाएगा 65, 65 और 20 85, यह प्रतिशत के रूप में है, यानी कि 85% जो है वो आपका पास कर गया है, या तो सोशल साइंस में या इतिहास में या फिर दोनों विषय में। अब देखिए बोला क्या है कि 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का संख्या कितना है 90 है, जबकि आप देखिए कि 85% दोनों में पास हुआ है, तो शेष फेल हुआ होगा। तो फेल छात्रों का संख्या परसेंटेज में कितना है 15%, जबकि रियल में कितना है 90। तो 90 छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है, जबकि परसेंटेज के रूप में 15%। तो 90 जो है ना वो 15% का मान है, 15 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है कुल छात्रों की संख्या यानी 100% का मान क्या होगा, तो हम गुना करेंगे इसमें 100 से। 15 छक्के 90 कटेगा, 6 में 100 से गुना करेंगे 600, यानी कुल छात्रों का संख्या आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 85% जो है वह तो पास कर गया है, तो शेष कितना फेल किया, शेष जो होगा वही फेल किया होगा, तो शेष बचा कितना 15%, तो 15% फेल होगा, जबकि फेल का संख्या 90 दिया है, यानी 15% का मान 90, तो 1% का मान 90/15। कुल छात्रों का संख्या निकालना है यानी 100% का मान, तो हम गुना करेंगे 100 से। जितना प्रतिशत का मान देगा उससे भाग करेंगे और जितना प्रतिशत का मान पूछेगा उससे हम लोग गुना कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या बोला है। बोला है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना। देखिए एलसीएम जो है ना, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वह उसके एचसीएफ का 6 गुना है। इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ में अनुपात दे रखा है, एचसीएफ का 6 गुना एलसीएम है, यही तो बोला है ना। तो इसको हम अनुपात में दर्शा सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इन चीज़ों को हम लोग अनुपात में दर्शाते हैं। अब देखिए क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या, दो संख्या में से एक संख्या हमें पता है 45 और मौसा और लौसा का योग 315। देखिए यह 315 क्या दिया है, लौसा और मौसा का योग। यहाँ पे देखिए आप लौसा और मौसा का योग कितना है 6 और 1 7, लौसा और मौसा का योग कितना है 7, जबकि एक्चुअल में लौसा और मौसा का योग 315 है।
तो 7 को बनाइए 315, तो 7 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 चौके 28, 3 बचेगा, 7 पंचे 35। देखिए 7 में अगर आप 45 से गुना करिएगा तो 315 हो जाएगा। 45 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि बोला है मौसा और लौसा का योग 315, जबकि यहाँ पे मौसा और लौसा का योग कितना है 7, तो 7 को बनाना है 315। तो 7 को 315 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 45 से। जब आप 45 से गुना करिएगा तो 1 में 45 से गुना करिएगा तो यह आपका 45 हो जाएगा, यानी मौसा निकल गया 45। और 6 में 45 से गुना करिएगा तो 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 270 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 45। आप यहाँ से लसा और मसा को जोड़ के देख सकते हैं, आपका 315 हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है, एक संख्या मालूम है, दूसरा संख्या पूछा है। तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में एलसीएम कितना है 270 गुना एचसीएफ कितना है 45। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में अगर आप पहली संख्या से भाग करते हैं तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो पहला संख्या क्या है आपका 45, इससे भाग करिए, इससे दूसरा संख्या निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करिएगा, दूसरा संख्या निकल जाएगा। 45 से 45 कैंसिल, कितना आ गया आपका 270 आ गया, यानी दूसरा संख्या आपका यही 270 हो जाएगा। चूंकि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो जब भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया जाए, पहली संख्या दिया जाए, दूसरा संख्या पूछे, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करेंगे तो दूसरी संख्या, और दोनों संख्या के गुणनफल में अगर एलसीएम से भाग करेंगे तो एचसीएफ निकलेगा और एचसीएफ से भाग करेंगे तो एलसीएम निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा संख्या होगा ना वो आपका हो जाएगा 270। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला एक समूह के 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19। 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है, यानी पांचों संख्या का कुल योग क्या होगा 5 गुने 19 यानी कि 95 होगा। माध्य या औसत दोनों एक ही चीज होता है। तो 5 लघुत्तम संख्याओं का औसत 19 यानी पांचों संख्याओं का कुल योग 5 गुने 19, जबकि एकत्रित रूप से समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 21। लेकिन जब सभी 13 संख्या एक साथ था उस समय इसका औसत क्या था 21। तो 13 संख्या का कुल योग क्या होगा 13 गुने 21। 13 से 21 में गुना करिए, 13 एकम 13, 3 हासिल 1 हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27, कितना हो जाएगा 273। तो सभी 13 संख्याओं का योग आपका आ गया 273। उसमें से सभी 13 संख्याओं के योग में से पहले 5 संख्या का योग आपका आ गया 95। तो सभी 13 संख्याओं के योग में से 5 संख्या का जो योग है उसको माइनस करेंगे तो इससे क्या बचेगा, शेष 8 संख्या का योग बचेगा। और शेष 8 संख्या के योग में अगर हम 8 से भाग करें तो शेष 8 संख्याओं का औसत निकलेगा। और यहाँ जो शेष 8 संख्या है वह बड़ी संख्या है, क्योंकि जो 5 संख्या था वो आपका छोटी संख्या है। 5 छोटी संख्याओं का योग 95, तो छोटी संख्या का योग इसमें से हटा लेंगे, कुल 13 संख्या में से 5 छोटी संख्या का योग हटा लेंगे तो शेष 8 संख्या बचेगा जो कि बड़ी संख्या बचेगा। तो 8 संख्या के योग में 8 से भाग करेंगे तो इससे इसका माध्य निकल जाएगा। अब माइनस करिए, देखिए 13 में से 5 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यह आपका बचा है 6, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यह आपका 1 हो जाएगा। तो 178/8, 8 से भाग करिए, 8 दूना 16, 1 बचेगा 18, 8 दूना 16, 2 बचेगा, दशमलव डालेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 बचेगा 40, 8 पंचे 40 यानी कि 22.25। यही आपका शेष जो 8 संख्या बचेगा ना उसका औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 19 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंक में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। देखिए पहले से 19 छात्र था, एक और छात्र शामिल हुआ तो अब छात्रों का संख्या कितना हो गया 20। अब इस 20 छात्रों के औसत अंक में 1.5 की वृद्धि हो गया, यानी कुल वृद्धि कितना का होगा 20 गुने 1.5 का। 20 गुने 1.5, 15 दूना 30, 1 0 है तो 1 0 आएगा, 0.1 अंक के बाद तो यहाँ पे डाल लीजिए, यानी कुल अंकों में वृद्धि कितना का हो जाएगा, कुल अंकों में वृद्धि 30 का हो जाएगा। सभी छात्रों के कुल अंकों में 30 की वृद्धि होगा, क्योंकि औसत में 1.5 की वृद्धि, तो औसत में वृद्धि का मतलब प्रत्येक के मान में वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितना का होगा 30 का। अब देखिए पूछा क्या है कि उसे शामिल किए बिना
औसत अंक से, यानी इसको जो 20वां छात्र आया है उसको शामिल करने से पहले जो औसत अंक था, इससे औसत अंक से इस छात्र ने कितना अंक अधिक प्राप्त किए, तो यही 30 नंबर अधिक प्राप्त किया है, तभी तो 30 का वृद्धि हुआ है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। 30 अंक अधिक प्राप्त किया है 20वां छात्र पहले के औसत अंक से, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए शिवानी और परिणीता के बीच कुछ धन को 5:7 के अनुपात में बांटा गया। अच्छा, प्रत्येक में अगर हम x लगा दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 5x 7x, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। 5x बट्टा 7x करेंगे, x से x आपका कट जाएगा। अब शिवानी का धन कितना हो गया 5x और परिणीता का धन 7x। आगे बोला है कि यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे दे, परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे दे, तो शिवानी का धन कितना है अभी 5x और परिणीता का धन कितना है 7x। यहाँ पे देख लीजिए, परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे दे तो शिवानी के धन में तो 5 की वृद्धि होगा, लेकिन परिणीता के धन में 5 की कमी हो जाएगा, क्योंकि परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे रहा है तो इसमें 5 की कमी आएगा, इसमें 5 की वृद्धि हो जाएगा। तो जब परिणीता शिवानी को 5 रुपए देगा, उसके बाद शिवानी और परिणीता के धन में यही अनुपात होगा, शिवानी बट्टा परिणीता यही होगा, जबकि 5 रुपए देने के बाद इसका अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है। शिवानी का धन बट्टा परिणीता का धन कितना हो गया 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 से दोनों में गुना, तो 4 पंचे 20, x है तो x, फिर 5 चौके 20 बराबर 3 से दोनों में गुना, 7 तिया 21 माइनस 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए 7 तिया 21 x होगा ना, हाँ जी 21, यहाँ पे आपका क्या होगा 21x होगा, तो 7 तिया 21x माइनस 5 तिया 15 हो जाएगा। -15 इधर आके बराबर किस तरफ आके 20 में जुटेगा, कितना हो जाएगा ये आपका 35 हो जाएगा, बराबर 20x इधर आके 21x में से घटेगा, कितना होगा x, तो x का वैल्यू आपका आ गया 35। बोला विभाजित किया गया धनराशि कितना, यानी कुल धनराशि जो है यही हमें बताना है। कुल धनराशि कितना होगा 5x और 7x 12x, यानी कुल 12x धनराशि वितरित किया गया है। दोनों के हिस्सा को इकट्ठा कर देंगे, कुल कितना राशि बांटा गया निकल जाएगा 12x, तो 12 गुने x का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, x का वैल्यू 35 निकाले हैं, तो 12 गुने आप करिए 35, 35 में 12 से गुना करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आएगा, 12 पंचे 60, 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि 420 रुपये कुल मिला के इन दोनों के बीच बांटा गया था। शिवानी और परिणीता के बीच कुल मिला के यही 420 रुपये बांटा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि एक टंकी को पाइप ए 32 घंटे में भर सकता है, जबकि बी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए जो है ना वह पूरी टंकी को भर सकता है 32 घंटे में, जबकि पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ए भर सकता है 32 घंटे में और बी 40 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाले को हमेशा आप माइनस से डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, टंकी का क्षमता निकालेंगे, तो 32 और 40 का आप एलसीएम निकालिए, 160 यही टंकी का क्षमता हो गया। या 32 घंटे में 160 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में 160 बट्टा 32 यानी 5 लीटर, या 40 घंटे में 160 तो 1 घंटा में 160 बट्टा 40 यानी कि 4 लीटर खाली करेगा। तो पाइप ए प्रति घंटा 5 लीटर भरेगा और पाइप बी प्रति घंटा 4 लीटर खाली करेगा, एक भरने वाला एक खाली करने वाला। आगे देखिए क्या बोला है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाता है तब पाइप बी को बंद किया जाता है। देखिए जब टंकी 3/4 तो पूरा टंकी का क्षमता कितना है 160, इसका 3/4 निकालिए कितना है, 160 का 3/4 यानी 3/4, 4 से काटेंगे 4 चौके 16 40 यानी 40 दिया 120, तो 120 लीटर पानी दोनों मिलके भरता है। तो 120 3/4 यानी कि 120, बोला है दोनों पाइप को खोला जाता है, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाता है मतलब दोनों मिलकर 3/4 भरेगा, तो 160 का 3/4 यानी कि 120 लीटर दोनों मिलकर भरेगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, या 5 भरेगा या 4 खाली करेगा, क्योंकि यह तो खाली करने वाला है। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा 1 लीटर और 120 लीटर साथ में भरता है, तो 120 लीटर भरने में 120 बटा 1 घंटा का समय लगेगा। प्लस अब कितना और भरना बाकी है,
160 में से 120 लीटर भर लिया है तो 40 लीटर और भरना बाकी है। और अब क्या किया गया है कि बी को बंद कर दिया गया है। तो अब टंकी भरने का, यह 40 लीटर भरने का काम कौन करेगा? ए। तो 1 घंटा में 5 लीटर, तो 40 लीटर भरने में 40/5 घंटे का समय लगाएगा, यानी कुल यही समय लगेगा। 5 से काटे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 8 पंचे 40, 1 से काटेंगे 120 को तो 120 रह जाएगा, यानी 120 + 8 128 घंटा का कुल मिला के समय लगेगा इस पूरे टंकी को भरने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इन दोनों रेंज के बीच का एक ऐसा संख्या बताना है जो 6, 8, 10, 12 से विभाज्य हो। अच्छा देख लीजिए, 6 से कौन सी संख्या कटेगा? 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से कटे। तो 2 से तो सभी ऑप्शन कट रहा है क्योंकि अंत में 0 है, जिसके भी अंत में 0 होता है वो 2 से कटता है। 3 से चेक करते हैं, 3 से वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटे। इसके अंकों को जोड़िए 5, 3 से नहीं कटेगा। इसके अंकों को जोड़िए 7, 3 से नहीं कटेगा। इसके अंकों को जोड़िए 13, यह भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 ऑप्शन तो हम लोग हटा ही चुके हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 से कटे। 2 से तो सभी विकल्प कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से यह 3 विकल्प नहीं कट रहा है, मतलब 6 से भी नहीं कटेगा। और जो 6 से नहीं कटेगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो 6, 8, 10, 12 सबसे कटे, 6 से नहीं कटा। अगर मान लीजिए कि 6 से कटने वाला 2 ऑप्शन हो जाता तो फिर आगे हम 8 से चेक करते, है ना, और 8 से चेक करके अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करते। अगर 8 से भी नहीं मैच करता फिर 10 से करते, फिर 12 से करते। इस तरीके से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देते। तो यह था आपका इस सेट का आखिरी सवाल। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।